प्यारे दोस्तों, सुप्रभातम। कैसे हैं आप लोग? मैं आपका दोस्त राकेश पंचाल आपके अपने YouTube चैनल द राणा जी पर विराट जियो सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि दोस्तों हम राजस्थान की अफवाह प्रणाली का अध्ययन कर रहे हैं तथा उसके अंदर हम लोगों ने जो है वो बंगाल की खाड़ी के अफवाह क्रम में चंबल और उसकी सहायक नदी को देखा है। आज हम लोग जो है वो बनास नदी का अध्ययन करने वाले हैं। अब हम जब इसमें देखते हैं बनास नदी का, जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो हम लोग यहाँ से जो है वो ये जो चंबल नदी निकल रही है वो चंबल नदी आपके दक्षिण से उत्तर की तरफ जा रही है। ठीक है, तो ये कौन सी नदी का पोर्शन हो गया? चंबल नदी का पोर्शन हो गया। तो इस चंबल नदी की बाईं ओर से होकर के इसमें मिलने वाली जो इसकी प्रमुख सहायक नदी है वो नदी कौन सी हो जाएगी आप लोगों के? वो नदी हो जाएगी यहाँ पे बनास नदी। तो इसी बनास नदी का हम लोग जो है वो यहाँ पर अध्ययन करने जा रहे हैं। अब जब हम लोग इस बनास नदी का यहाँ पर अध्ययन करते हैं तो बनास नदी का जो उद्गम स्थल है वो कौन सा हो जाएगा? तो उद्गम स्थल हो जाएगा खमनोर। कौन सा हो जाएगा? खमनोर। और ये खमनोर कहाँ पर है? आपके राजसमंद में। यहां से होकर के बनास नदी निकलती है और उसके बाद में बनास नदी का समाप्ति स्थल कौन सा हो जाएगा? तो समाप्ति स्थल हो जाएगा रामेश्वरम। और रामेश्वरम आपके कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में। कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में। ठीक है, तो इस प्रकार से जब हम लोग देखते हैं तो ये तो हो गया इस बनास नदी का उद्गम क्षेत्र खमनोर राजसमंद, और ये हो गया इस बनास नदी का समाप्ति स्थल। और वो समाप्ति स्थल कहाँ पर है? रामेश्वरम सवाई माधोपुर। और ये नदी कौन सी है आप लोगों के? बनास नदी होगी। ठीक है, अब ये बनास नदी जो है वो जब इससे रिलेटेड अपन लोग देखते हैं तो सबसे पहली बात तो इसको अपन क्या कहते हैं? इसको अपन कहते हैं वन की आशा। क्या कहते हैं? वन की आशा। ठीक है, उसके बाद में इसको कई जगहों पर आप लोग देखना वर्णाशा भी लिखा हुआ है। इसके लिए कौन सा शब्द लिखा हुआ है? वर्णाशा। उसके अलावा अपन लोग देखें तो इसको जो है वो वशिष्ठी भी कहा गया है। तो ये इसके अन्य नाम हो जाएंगे वशिष्ठी, वर्णाशा और वन की आशा। और राजस्थान से होकर के या पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो नदी कौन सी हो जाएगी? बनास हो जाएगी। तो पूर्णतः राजस्थान में प्रवाहित होने वाली राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो नदी कौन सी है आप लोगों के? बनास नदी है। ठीक है, उसके बाद में राजस्थान की सबसे बड़ी नदी कौन सी? ये भी अगर प्रश्न आता है तो राजस्थान की सबसे बड़ी नदी भी कौन सी हो जाएगी? बनास नदी हो जाएगी। तो ये जो बनास नदी है, ये जो बनास नदी है जहां से निकलती है और जहां जब आप लोगों के खमनोर से लेकर के और रामेश्वरम के बीच में इसकी जो कुल लंबाई है वो कुल लंबाई कितनी हो जाएगी? 480 किलोमीटर की इसकी कुल लंबाई है। और इस हिसाब से पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली राज्य की सबसे लंबी नदी बनास है जिसकी लंबाई 480 किलोमीटर है। तथा राजस्थान में अपने अपवाह क्षेत्र के दृष्टिकोण से देखें तो मुख्य नदी और सहायक नदियों से मिलकर के जो इसका पूरा क्षेत्र बनता है, तो इस हिसाब से राजस्थान की सबसे बड़ी नदी भी कौन सी है? तो राजस्थान की सबसे लंबी नदी भी बनास है और राजस्थान की सबसे बड़ी नदी भी कौन सी हो जाएगी? बनास हो जाएगी। ठीक है, अब जब अपन लोग देखते हैं तो ये नदी किन किन राज्यों के कौन कौन से जिलों में होकर के प्रवाहित होती है, तो इसके लिए एक ट्रिक्स है। और वो ट्रिक्स क्या है आप लोगों के? तो यहाँ पे है ट्रिक्स है रांची भी अटो स। ये ट्रिक्स आपकी मदद करेगी। रांची भी अटोस, यानी कि ये नदी जहां से होकर के बह रही है तो इसका जो सबसे पहला जिला है वो कौन सा है? राजसमंद है। ठीक है, राजसमंद के बाद में फिर ये नदी कहां पर जाती है? चित्तौड़गढ़ में जाती है। चित्तौड़गढ़ के बाद में फिर ये नदी कहां पर जाती है? भीलवाड़ा में जाती है। भीलवाड़ा के बाद में नदी कहां पर जाती है? अजमेर में जाती है। अजमेर के बाद में नदी कहां पर जाती है? टोंक में जाती है। और टोंक के बाद में फिर ये नदी कहां पर जाती है? सवाई माधोपुर में जाती है। तो इस प्रकार से जब अपन लोग देखें तो सबसे पहला जिला कौन सा हो जाएगा? राजसमंद। दूसरा जिला कौन सा हो जाएगा? चित्तौड़गढ़। तीसरा जिला कौन सा हो जाएगा? भीलवाड़ा। चौथा जिला कौन सा हो जाएगा? अजमेर। पांचवा जिला कौन सा हो जाएगा? टोंक। और छठा जिला कौन सा हो जाएगा? सवाई माधोपुर। इस प्रकार से ये नदी जो है वो इन 6 जिलों से होकर के बहती है। अब इसमें जब अपन लोग देखते हैं तो इस नदी के तहत अगर अपन लोग कुछ चीजों का जब हम यहाँ पर अध्ययन करते हैं तो इसकी जो सहायक नदियां हैं वो सहायक नदियां कितनी हो जाएगी? वही 2 प्रकार की सहायक नदियां हो जाएंगी। एक तो वो नदियां जो कि बनास नदी से मिलती हैं, बाईं ओर से होकर के मिलने वाली नदियां हैं। ठीक है, और एक वो नदियां हैं जो बनास नदी से कहां से होकर के मिलेंगी?
दाईं ओर से होकर के मिलने वाली इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, जब अपन लोग इसको देखते हैं तो बाईं ओर से होकर के और फिर बनास में मिलने वाली जो इसकी सहायक नदियां है वो कौन कौन सी है, तो एक तो हो जाएगी बेडच और एक हो जाएगी आपके मैनाल। कौन कौन सी नदियां हैं, बेडच और मैनाल, ये दोनों नदियां जो है वो बाईं ओर से होकर के बनास नदी से मिलती है। और ये नदियां कहाँ पे मिलती है, भीलवाड़ा में। और भीलवाड़ा में वो स्थान कौन सा है, बिगोद। तो बिगोद भीलवाड़ा में जा करके और फिर बनास से बेडच और मैनाल नदियां मिलती हैं और इन तीनों का त्रिवेणी संगम होता है। तो बाईं ओर से होकर के इसमें मिलने वाली नदियां कौन कौन सी हो जाएंगी, बेडच और मैनाल हो जाएंगी। और दाईं ओर से होकर के बनास में मिलने वाली जो प्रमुख नदियां है वो कौन सी हैं, कोठारी, खारी, उसके बाद में डाई और मोरेल। तो ये दाईं ओर से होकर के बनास में मिलने वाली नदियां कौन कौन सी है, तो एक तो हो जाएगी कोठारी, उसके बाद में हो जाएगी आपके खारी, उसके बाद में हो जाएगी आपके डाई और उसके बाद में फिर हो जाएगी आपके मोरेल। तो कोठारी, खारी, डाई और मोरेल ये चारों नदियां जो बनास में मिलती है वो किस तरफ से मिलती है, दाईं ओर से होकर के और फिर बनास नदी में ये नदियां जो है वो मिलती हैं। अब अपन लोग इसी से रिलेटेड और भी चीजों को जब अपन लोग इसमें देखते हैं तो बनास नदी के ऊपर जो है वो एक तो राजस्थान की सबसे लंबी पेयजल परियोजना है और वो कहाँ पर है, बीसलपुर टोंक में। तो यहाँ बीसलपुर टोंक में राजस्थान की सबसे लंबी, है ना, सबसे लंबी क्या है, पेयजल परियोजना है, सबसे लंबी पेयजल परियोजना। तो सबसे लंबी पेयजल परियोजना कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है आपके बीसलपुर में। और बीसलपुर कहाँ पर स्थित है, टोंक में स्थित है। किस नदी पर है, बनास नदी के ऊपर है। और इस बीसलपुर पेयजल परियोजना से जलापूर्ति किसको की जाती है, तो इससे जयपुर शहर को जलापूर्ति की जाती है। किसको जलापूर्ति की जाती है, जयपुर शहर को जलापूर्ति की जाती है। इसके अलावा अपन लोग देखें तो ये जो भी बनास नदी है इसका जो ये प्रवाह क्षेत्र है उस प्रवाह क्षेत्र में जो मिट्टी है वो मिट्टी कौन सी है, भूरी मिट्टी है। कौन सी मिट्टी है, भूरी मिट्टी है। तो इस प्रकार से ये भूरी मिट्टी का प्रवाह क्षेत्र हो गया। कौन सी मिट्टी का प्रवाह क्षेत्र हो गया, भूरी मिट्टी का प्रवाह क्षेत्र हो गया। तो ये हो गई राजस्थान की मुख्य सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी बनास नदी। अब अपन लोग एक एक करके इसकी जो सहायक नदियां हैं उन सहायक नदियों का यहाँ पे जो है वो अध्ययन करते हैं। तो अपन लोग सबसे पहले बात करते हैं इसका जो त्रिवेणी संगम है वो कहाँ पर है, तो त्रिवेणी संगम है इसका बिगोद भीलवाड़ा में। और बिगोद भीलवाड़ा के अंदर जो है वो यहाँ पे तीन नदियां जो है उनका संगम होता है। और वो तीनों नदियां कौन सी है, मुख्य नदी तो बनास हो गई और बनास से दो नदियां मिलती है। कौन सी नदियां मिलती है, एक तो हो गई आप लोगों के बेडच और एक कौन सी हो जाएगी, मैनाल हो जाएगी। ठीक है, अब अपन लोग एक तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस मैनाल नदी के ऊपर जो है वो एक जलप्रपात स्थित है। और वो जलप्रपात कौन सा है, मैनाल, है ना। तो मैनाल जलप्रपात है राजस्थान में। और ये जो मैनाल जलप्रपात है वो कहाँ पर है, भीलवाड़ा में है। और किस नदी पर है, तो मैनाल नदी पर है। ठीक है, और ये मैनाल नदी जो है वो त्रिवेणी संगम बनाती है बेडच और बनास के साथ में। और कहाँ पे बनाती है, बिगोद भीलवाड़ा में। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। अगली चीज अपन लोग बात करते हैं बेडच नदी की। ठीक है, तो ये जो बेडच नदी है वो निकलती कहाँ से है, तो इसका जो उद्गम है, उद्गम हो जाएगा आपके, कहाँ से निकलती है बेडच नदी, गोगुंदा उदयपुर से निकलती है। कहाँ से निकलती है, गोगुंदा उदयपुर से निकलती है, इसका उद्गम स्थल हो जाएगा। उसके बाद में समाप्ति स्थल आपको पता ही है, बिगोद भीलवाड़ा में जाकर के नदी जो है समाप्त हो जाती है। उसके बाद में फिर अपन लोग बात करते थे ये नदी जो है इसका जो प्रवाह क्षेत्र है वो कौन कौन सा है, तो एक तो होती है नदी निकलती है उदयपुर से। उदयपुर के बाद में फिर ये नदी जाती है आप लोगों के चित्तौड़गढ़ में। और चित्तौड़गढ़ के बाद में फिर ये नदी जाती है आप लोगों के भीलवाड़ा में। और वहां जाकर के फिर ये नदी किससे मिल जाती है, बनास नदी से मिल जाती है। अब फिर अपन लोग जब बात करते हैं तो ये जो नदी जहां से निकलती है गोगुंदा उदयपुर में, वहां से होकर के उदयपुर में एक झील है। और वो झील कौन सी है, उदय सागर। कौन सी झील है, उदय सागर झील। और उदय सागर झील तक इस नदी को आयड़ नदी के नाम से जानते हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बेडच नदी का प्रारंभिक नाम क्या है, आयड़ है। कहाँ तक है, तो जहां पे इसका उद्गम हो रहा है गोगुंदा उदयपुर, वहां से उदयपुर में उदय सागर झील है, वहां तक इस नदी को किस नाम से जाना जाता है, आयड़ के नाम से जो है वो जाना जाता है। तथा इसी आयड़ नदी का जो क्षेत्र है वहीं पर उदयपुर के अंदर जो है वो आहड़ की सभ्यता स्थल की खोज हुई है। कौन सी सभ्यता स्थल की खोज हुई है, आहड़ की सभ्यता स्थल की खोज हुई है। और ये आहड़ की सभ्यता स्थल कहाँ पर है, आपके
उदयपुर के अंदर है। और यहाँ से कौन सी सभ्यता प्राप्त हुई है? ताम्रयुगीन सभ्यता के स्थल प्राप्त हुए हैं। कौन से सभ्यता के स्थल प्राप्त हुए हैं? ताम्रयुगीन सभ्यता के स्थल यहाँ से जो है वो प्राप्त हुए। तो ये हो गई आप लोगों के इसकी एक प्रमुख सहायक नदी। उसके बाद में फिर हम लोग जो है वो बात करते हैं दाईं ओर से इसकी प्रमुख सहायक नदियों की बात करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को एक और त्रिवेणी संगम यहाँ पर बनता है, और वो त्रिवेणी संगम बनता है राजमहल टोक में। कहाँ पर बनता है? राजमहल टोक में। और राजमहल टोक में जो त्रिवेणी संगम बनता है उसमें एक तो बनास नदी मुख्य रूप से हो जाती है, उसके बाद में मुख्य नदी हो जाएगी खारी, और एक और मुख्य नदी कौन सी हो जाएगी? डाई। इन तीनों का त्रिवेणी संगम बनता है। ठीक है, अब फिर हम लोग जब बात करते हैं इसमें, तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं खारी नदी की बात करते हैं। ठीक है, तो ये जो खारी नदी है, सबसे पहली बात तो ये खारी नदी निकलती कहाँ से है? ठीक है, इसका उद्गम कहाँ से होता है खारी नदी का? ये हमारे सामने एक प्रश्न है। तो खारी नदी का जो उद्गम होता है वो कहाँ से होता है? बिजराल गांव की पहाड़ियां राजसमंद में। कहाँ से इसका उद्गम होता है? बिजराल गांव की पहाड़ियां हैं। और ये बिजराल गांव की पहाड़ियां कहाँ पर है आपके? तो ये है आपके राजसमंद में है। ठीक है, तो ये चीज एक तो इंपॉर्टेंट हो जाएगी। उसके बाद में इसके प्रवाह क्षेत्र की जब अपन लोग बात करते हैं, तो इसका जो प्रवाह क्षेत्र है वो कहाँ पर है? तो यहाँ पे जब इसके प्रवाह क्षेत्र की बात करते हैं तो यहाँ आ जाएगा आप लोगों के राजसमंद से निकल रही है, राजसमंद जिला हो जाएगा। उसके बाद में फिर चित्तौड़ में जाती है, नहीं चित्तौड़ में नहीं जाती है, ये जाती है आपके भीलवाड़ा में। ठीक है, और भीलवाड़ा से फिर ये कहाँ पर जाती है? अजमेर में। और अजमेर से फिर ये कहाँ जाती है? टोक में। और राजमहल टोक में जाकर के किससे मिल जाती है? बनास से मिल जाती है खारी नदी। ठीक है, तो इस प्रकार से जब अपन लोग देखते हैं तो ये राजसमंद प्लस भीलवाड़ा प्लस अजमेर प्लस टोक है ना। तो राजमहल, राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर और टोक। तो यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं कि इसकी एक ट्रिक्स बन सकती है, और वो ट्रिक्स कौन सी बन सकती है? राभी अटो। कौन सी ट्रिक्स बन सकती है? राभी अटो। तो राजसमंद, भीलवाड़ा, उसके बाद में यहाँ पे अजमेर, और फिर हो गया आप लोगों के टोक। ठीक है, और इस नदी का जो समाप्ति स्थल है वो कौन सा हो जाएगा? राजमहल टोक में जो है ये नदी आगे जाकर के समाप्त हो जाती है। ठीक है, अब फिर यहाँ पर अपन लोग जब देखते हैं तो ये जो नदी है वो आप लोगों के देवली टोक में होकर के और फिर आगे बढ़ती है। अब हम यहाँ जब इसका अध्ययन करते हैं, जब हम लोग यहाँ पर इसका अध्ययन करते हैं, तो बनास नदी की जो सबसे लंबी सहायक नदी है वो कौन सी हो जाएगी? है ना, तो बनास नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी हो जाएगी? है ना, तो सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी हो जाएगी? आपके खारी। तो ये जो खारी नदी है वो बनास नदी की सबसे लंबी सहायक नदी हो जाएगी। अब फिर अपन लोग जब यहाँ से बात करते हैं तो ये हो गई आप लोगों के बनास की प्रमुख सहायक नदियां। अब हम लोग इसके बाद में इसका जो एक और त्रिवेणी संगम की बात करते हैं, और वो त्रिवेणी संगम कौन सा है? चंबल से मिलती है जब बनास, है ना, तो चंबल प्लस बनास, और बनास के साथ में फिर कौन सी नदी मिलती है? सीप नदी मिलती है। और इन तीनों का फिर जो है वो त्रिवेणी संगम बनता है। ठीक है, तो इन तीनों का त्रिवेणी संगम कहाँ पर बनता है? तो इनका त्रिवेणी संगम बनता है रामेश्वरम में। कहाँ पर बनता है? रामेश्वरम, सवाई माधोपुर में। इन तीनों का त्रिवेणी संगम बनता है। और इस प्रकार से राजस्थान में कुल मिलाकर के 4 त्रिवेणी संगम हो जाते हैं। ठीक है, तो वो 4 त्रिवेणी संगम में जो चौथा त्रिवेणी संगम कौन सा हो जाएगा? माही, सोम और जाखम का बेणेश्वर में। तो इस प्रकार से जब हम लोग देखते हैं तो पहला त्रिवेणी संगम हो गया राजस्थान में माही, सोम, जाखम। ठीक है, तो माही, सोम, जाखम का त्रिवेणी संगम कहां पर हो जाएगा? बेणेश्वर। और बेणेश्वर किस जिले में है? तो ये हो जाएगा डूंगरपुर जिले में है। किस जिले में है? डूंगरपुर जिले में है। उसके बाद में फिर हम लोग जब देखते हैं यहाँ पर आगे, तो फिर आ जाता है आप लोगों के बनास, उसके बाद में फिर आ जाता है आपके बेड़च, फिर आ जाती है आप लोगों के मैनाल। और इन तीनों का जो त्रिवेणी संगम बनता है बनास, बेड़च और मैनाल का, वो कहाँ पर बनता है? तो ये त्रिवेणी संगम बनता है आप लोगों के बिगोद में। और बिगोद कहाँ पर है? भीलवाड़ा। उसके बाद में फिर अपन लोग जब देखते हैं तो फिर आता है आप लोगों के बनास, बनास के बाद में फिर आता है आपके खारी, और खारी के बाद में फिर आता है आपके डाई। और ये त्रिवेणी संगम कहाँ पर बनता है? राजमहल। और राजमहल कहाँ पर है? टोक में। ठीक है, उसके बाद में फिर अपन लोग चंबल मुख्य नदी हो जाती है, और फिर उसकी सहायक नदियां जो है वो बनास और सीप, और इन तीनों का त्रिवेणी संगम बनता है। और वो त्रिवेणी संगम कहाँ पर बनता है? रामेश्वरम। और रामेश्वरम कहाँ पर है आप लोगों के? सवाई माधोपुर में है। कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में है। तो इस प्रकार से ये हो गया इनका एक और त्रिवेणी संगम। ठीक है, फिर हम लोग जब देखते हैं तो राजस्थान में ये 4 त्रिवेणी संगम हो गए। इसमें से 3 त्रिवेणी संगम का जो निर्माण है
वो कौन सी नदी के सहयोग से हो रहा है? बनास नदी के सहयोग से हो रहा है। और ये चारों इसी प्रकार का क्रम है। सबसे पहले बेड़ेश्वर डूंगरपुर, उसके बाद में पश्चिम से पूर्व की ओर जाओगे, यहाँ पर बिगोज भीलवाड़ा, फिर राजमहल टोंग, और फिर उसके बाद में आ जाएगा आपके रामेश्वरम, सवाई माधोपुर। और फिर इसमें जब आप लोग देखोगे तो बेड़ज नदी जो अपन लोगों ने पढ़ी है ना, तो इस बेड़ज की एक और सहायक नदी है, और वो नदी कौन सी है? तो वो नदी है आपके गंभीरी नदी है। और गंभीरी नदी कहाँ से होकर के बहती है? चित्तौड़गढ़ में होकर के बहती है। कहाँ से होकर के बहती है? चित्तौड़गढ़ में। और गंभीरी और बेड़ज दोनों नदियों का जो संगम स्थल है, उसी संगम स्थल पर जो दुर्ग बना हुआ है, वो दुर्ग भी कौन सा है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। इस बेड़ज और गंभीरी नदियों के संगम स्थल पर कौन सा दुर्ग बसा हुआ है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग बसा हुआ है। तो इस प्रकार का ये जो स्थिति है वो यहाँ पर आती है। फिर हम लोग जब बात करते हैं यहाँ पे, तो कुछ प्रमुख जल प्रपातों की हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं, यानी कुछ प्रमुख झरनों की हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो जल प्रपात की जब हम लोग यहाँ बात करते हैं, ठीक है, तो राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? आपके चूलिया जलप्रपात है। ठीक है, किस नदी पर स्थित है? चंबल नदी पर स्थित है। और ये जो चूलिया जलप्रपात है वो कहाँ पर स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ठीक है, चूलिया जलप्रपात चित्तौड़गढ़ में स्थित है। अब फिर हम लोग जब बात करते हैं दूसरा जो प्रमुख जलप्रपात, तो ये सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई कितने मीटर है? 18 मीटर है। दूसरे प्रमुख जलप्रपात की जब अपन लोग बात करते हैं, तो दूसरा जलप्रपात है आपके मेनाल। और मेनाल जलप्रपात कौन सी नदी पर स्थित है? मेनाल नदी पर स्थित है। और ये कहाँ पर है आप लोगों के? तो ये है आपके भीलवाड़ा में। जब अपन लोग इसके तीसरे जलप्रपात की बात करते हैं, तो तीसरा जलप्रपात कौन सा है? भीमतल जलप्रपात। कौन सा है? भीमतल जलप्रपात। और भीमतल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये है आप लोगों के मांगली नदी पर। और जिला कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? तो जिला हो जाएगा बूंदी जिला हो जाएगा। उसके बाद में फिर एक और जलप्रपात है, वो कौन सा है? तो अरना झरना जलप्रपात है। और ये जो अरना झरना जलप्रपात ये एक प्रकार का शुष्क जलप्रपात है, तथा ये कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में स्थित है। तो ये राजस्थान के 4 प्रमुख जलप्रपात हो जाएंगे। इसमें जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो कौन सा है? चूलिया जलप्रपात है। इस प्रकार से यहाँ जाकर के राजस्थान की नदियों का अफवाक्रम तथा राजस्थान की बंगाल की खाड़ी, अरब सागरीय और आंतरिक अफवाक्रम की नदियों का अध्ययन हम लोगों ने किया। धन्यवाद, शुभकामनाएं।